उस लड़की को सिर्फ 10 साल की उम्र में जरूरी यौन शिक्षा दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने परिवार के फायदे के लिए एक तयशुदा शादी करनी है। अपनी शादी की रात न चाहते हुए भी वो जबरदस्ती मुस्कुराती है, पर जैसे ही वो दूल्हे को देखती है, हे भगवान, वो तो बहुत हैंडसम है। लड़की हैरानी से चिल्ला उठती है। यह सब इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, एक 28 साल की मॉडर्न औरत की, जो एक हादसे की वजह से उसके अंदर आ गई है। वो ओरिजिनल कहानी की विलेन आयरीन के शरीर में आ गई थी जब मेल और फीमेल लीड की मुलाकात होनी थी। यही वो थी जो लगातार फीमेल लीड को परेशान करती थी और उसे मारने की कोशिश करती थी। विलेन के दुखद अंत को बदलने के लिए उसे एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना होगा, लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ गलत हो जाता है। वो बस उसे ग्रीट करती है और लड़की को आता देख एडेन मुड़कर चला जाता है। फिर अपनी शुरुआती घबराहट के बिल्कुल उलट वो लड़का उसे अपने शरीर को न छूने की चेतावनी देता है। लड़की को गुस्सा आ जाता है, जैसे कि मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक है। रात हो जाती है। आयरीन सो नहीं पाती। शरीर बदलना और जल्दी शादी हो जाना उसे उलझन में डाल देता है। जब वक्त काटना मुश्किल हो जाता है तो वो सोचती है कि जब ये लड़का इतना हैंडसम है तो उसे आज ही जी भर के देख लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उसकी पत्नी होने के नाते शायद वो उसके लिए अजनबियों से भी बदतर हो जाएगी। वो एक चालाक आदमी बन जाएगा जो सब कुछ कंट्रोल करेगा इस साम्राज्य में। ओरिजिनल कहानी में भी आयरीन को उससे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन वो प्यार नहीं, जुनून था। आयरीन ने तलवारबाजी की ट्रेनिंग के दौरान एडेन को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसने अपना गुस्सा एडेन के आसपास के लोगों पर निकाला और शादीशुदा होने की आड़ में एडेन की रोज की जिंदगी के हर पल को कंट्रोल किया। इसी वजह से आखिरकार तंग आकर एडेन ने तलाक का प्रस्ताव रखा। ओह नहीं, अगर मैं ऐसे ही देखती रही तो सुबह हो जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। जैसे ही आयरीन मुड़ती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आगे बढ़कर फिर से देखती है। क्या वो कोई बुरा सपना देख रहा है या वो बीमार है? एडेन का चेहरा पीला पड़ गया है और उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। आयरीन खुद को रोक नहीं पाती और पास जाकर देखती है। वो उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। उसे बुखार तो नहीं है, लेकिन तभी वो लड़का जाग जाता है। दोनों हैरानी से एक दूसरे को घूरते हैं। क्या तुम ठीक हो? आयरीन घबराहट में, लेकिन फिर भी चिंता के साथ पूछती है। मुझे मत छुओ। लड़का अचानक आयरीन को धक्का दे देता है। उसका रिएक्शन जरूरत से ज्यादा बचाव वाला है। वो चिल्लाता है, पास मत आना, मुझे मत छुओ। जब आयरीन उसे दिखाने के लिए डॉक्टर को बुलाना चाहती है, तब भी वो मना कर देता है। प्लीज मुझे मत छुओ, मैं बस थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ओरिजिनल कहानी में आयरीन को छूने से उसकी नफरत आयरीन के हद से ज्यादा बर्ताव की वजह से थी, लेकिन ये तो साफ तौर पर उनकी पहली मुलाकात है। शादी से पहले जरूर कुछ हुआ होगा। अगर उसे अगले 10 साल शांति से बिताने हैं, तो उसे एडेन को समझना होगा। जब आयरीन यह सोच ही रही होती है, तो वो लड़का जाग जाता है। वो आयरीन पर एक नजर डालता है, जो अब भी उसका ध्यान रख रही थी। कल की उस लड़की की चिंता को याद करके वो एक ठंडा सा एक्सप्रेशन देता है। फिर बिना कुछ कहे वो सीधे चला जाता है। इस तरह एक यंग लेडी के तौर पर आयरीन की जिंदगी शुरू होती है। वो एडेन के बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला करती है, बल्कि पैसे कमाने और समझदारी से जाने पर ध्यान देगी जब फीमेल लीड आएगी। लेकिन उस डरे हुए लड़के के बारे में सोचकर उसे किस चीज ने ऐसा बना दिया। नौकरानियों से बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि एडेन बस एक ऐसा इंसान है जिससे कोई बात नहीं कर सकता। सिर्फ उसकी दाई माँ विटनी ही उसे समझती है। आयरीन तुरंत इसी एंगल से शुरुआत करने का फैसला करती है। 3 दिन तेजी से बीत जाते हैं, लेकिन उसने अपने पति की परछाई तक नहीं देखी है। वो खाने के वक्त नहीं होता, वो कहीं नहीं मिलता। यह सिचुएशन बिल्कुल ओरिजिनल आयरीन की तरह है, जो उसके पीछे भागती रहती थी। इसलिए आयरीन अपने नौकरों के नेटवर्क को काम पर लगाती है। मॉडल। आज वो आखिरकार एडेन को पकड़ ही लेती है, लेकिन शुरू में चौंकने के बाद
वो मुड़कर फिर से जाने लगता है। उसे इस तरह पसीने में भीगा हुआ देखकर आइरीन को थोड़ा गुस्सा आता है। ये तो हद है, मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। वो एडेन को पकड़ लेती है, लेकिन एडेन की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तेज होती है। गंदी एक झटके के साथ चोट सिर्फ उसके हाथ पर ही नहीं बल्कि दिल पर भी लगती है। एडेन अभी भी पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ है और उस जगह को पोंछ रहा है जैसे उसे गंदगी से नफरत हो, और कहता है, मैंने कहा था मुझे मत छूना। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो कैसा रहेगा अगर मैं अनजान बन जाऊं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, पीछे से एक औरत की आवाज आती है, एडेन। उसकी नजरें बहुत सर्द थीं। उसे देखते ही एडेन भी डरा और घबराया हुआ दिखता है। ये कोई और नहीं, व्हिटनी थी। वो लड़के की कलाई को कसकर पकड़ लेती है और अपनी ठंडी धीमी आवाज में पूछती है, क्या छोटे मालिक अपने कमरे में लौटना चाहते हैं? यह देखकर आइरीन सब कुछ समझ जाती है। एडेन के इस अजीब बर्ताव की असली जड़ यही औरत है। असल कहानी में एडेन को फीमेल लीड को छोड़कर बाकी सबसे सख्त नफरत थी। व्हिटनी ने ही अपनी आया होने की हैसियत का इस्तेमाल करके एडेन को कंट्रोल किया और उसे मानसिक रूप से एक दिमागी सदमा, जिसके कारण वो किसी से मदद नहीं लेना चाहता था। असली आइरीन ने भी अनजाने में इस सदमे को जगा दिया था, लेकिन असल कहानी में इस बात का जिक्र कभी नहीं किया गया था। छोड़ो, जरूरत नहीं है, मैं यह संभाल लूंगा, प्लीज छोड़ो। आइरीन आगे बढ़ती है और लड़के पर अपना कोट डाल देती है। लड़के के ऊपर दाई माँ की त्योरियां चढ़ जाती हैं। एडेन घबरा जाता है। छोटी मालकिन, आप शायद कुछ दिन पहले ही आई हैं। कुछ बातें हैं जो आप अभी नहीं समझती। व्हिटनी एक अजीब लहजे में कहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ की छोटी मालकिन हूँ, बस यही मायने रखता है। व्हिटनी की बोलती बंद हो जाती है। आइरीन उस लड़के को ले जाती है जो एक शब्द भी नहीं बोल पाता, पर वे नहीं जानते कि यह तो बस तूफान से पहले की शांति है। लैनिस्टर परिवार साम्राज्य का सबसे ताकतवर खानदान है। परिवार के सदस्यों को जन्म से ही खानदान की इज्जत की रक्षा करनी होती है। व्हिटनी ने सालों तक परिवार की सेवा की थी और एडेन के माता पिता उस पर पूरा भरोसा करते थे। शादी से एक रात पहले यह दो परिवारों के बीच एक गठबंधन है। तुम्हें सावधान रहना होगा, परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। झात परिवार तो बस हमसे फायदा उठाना चाहता है और इस सब के बीच में तुम्हारी पत्नी आइरीन है। अगर तुमने जरा भी लापरवाही की और अपनी इज्जत गंवाई तो वो तुम्हें आसानी से अपने काबू में कर लेगी। जिस पल तुम कमजोर पड़े वो तुम्हारा रुतबा और सम्मान सब कुछ छीन लेगी। एडेन को ये शब्द याद आते हैं। उसने उससे दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पल उसके सामने खड़ी वो लड़की एक समझदार इंसान की तरह लग रही थी। एक बार मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं इस बंधन से आजाद हो सकता हूँ, है ना? उसने हमेशा यही उम्मीद की थी। पलक झपकते ही अगला दिन हो जाता है। एडेन अभ्यास कर रहा होता है जब वो उस लड़की को फिर से अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पाता है। उसे लगता है कि वो उसी से मिलने आ रही है, लेकिन लड़की उसे नजरअंदाज करके सीधे आगे बढ़ जाती है। आइरीन अब से यहीं रहने वाली है, इसलिए वो सबसे मिलकर दुआ सलाम करना चाहती है। हमारे छोटे मालिक के साथ घुलना मिलना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ, पर वो है तो बहुत सुंदर, इसलिए मैं उन्हें माफ कर सकती हूँ। उस प्यारी सी लड़की की बात पर सब हंस पड़ते हैं। एडेन भी मुस्कुराने ही वाला होता है कि तभी उसे वो जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे कुछ काम अभी भी अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है। एडेन अचानक चुप हो जाता है, पर उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त मुझसे इसे तय समय में पूरा करना होगा। ईडन का डर उसके चेहरे पर साफ लिखा है, फिर भी वो खिंचे जाने से बच नहीं पाता। जैसे ही ईडन को निराशा होती है, अपना हाथ नीचे करके और पीछे हटते हुए आइरीन अचानक आगे बढ़ती है। वो आगे बढ़कर एडेन को पकड़े हाथ को झटक देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। व्हिटनी का चेहरा बिगड़ जाता है। छोटी मालकिन, अगर आप ऐसा ही करती रहीं, तो मुझे ड्यूक को बताना पड़ेगा। यह सुनकर एडेन थोड़ा घबरा जाता है
उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी बहादुर होगी। चाहे मुझे यहाँ एक दिन हुआ हो या एक साल, मैं यहाँ की छोटी मालकिन हूँ। वजह चाहे जो भी हो, आप मुझे रोक नहीं सकती। विटनी का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। आइरीन एडेन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से दूर ले जाती है। रास्ते में जब वो दोनों अकेले चल रहे होते हैं, तो एडेन खुद को पूछने से रोक नहीं पाता, तुमने अभी अभी मेरा साथ क्यों दिया? विटनी तुम्हारे बारे में बुरा भला कह सकती है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। यह एक ऐसा जवाब था जिसकी एडेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहना चाहिए। हमने पहले कभी ठीक से बात नहीं की है। हमारी उम्र में शादी करना करीबी दोस्त होने जैसा ही है। मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम मेरी तरफ हो। तो दोस्त आमतौर पर एक साथ क्या करते हैं? एडेन को देखकर आइरीन सोचती है कि यह लड़का कितना प्यारा है। साथ में खाना, साथ में खेलना, ऐसी चीजें। ऐसा एडेन सोचते हुए बुदबुदाता है। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, पर उसके दिल में एक हलचल होती है। कुछ भी उतना डरावना नहीं है जैसा विटनी ने कहा था। शायद शादी सच में इतनी भयानक नहीं है। लड़की के दिलासे से लड़के का दिल उस दिन थोड़ा खुल जाता है। वह लड़की भी धीरे धीरे लड़के के दिल में अपनी जगह बना लेती है। पर किसे पता था कि एक हादसा अगले दिन सब कुछ पहली रात जैसा कर देगा। उस शाम आइरीन अभी भी सोच रही थी कि कैसे वो रूखा सा बच्चा दोस्त शब्द से पिघल गया था। वो सच में बहुत प्यारा है। तलाक से पहले वो कम से कम एक ऐसी दोस्त बनना चाहती है जिस पर एडेन भरोसा कर सके। अगर वो ऐसा चाहती है तो विटनी सबसे बड़ी रुकावट है। आइरीन किसी के बारे में सोचती है। मोना, वो दाई जो आइरीन पर बहुत मेहरबान है। इसलिए आइरीन उसे कुछ काम करने के लिए कहती है। इस रात वो लड़का भी उस प्यारी लड़की के बारे में सोच रहा था। सपनों में खोए हुए वो सो जाता है। अगले दिन लड़की हमेशा की तरह खुशमिजाज थी। यह देखकर लड़का मुस्कुरा देता है, जो वो शायद ही किसी के लिए करता हो। आइरीन सुनती है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहा है, इसलिए वो साथ जाने की गुजारिश करती है। एडेन फौरन मान जाता है। लेकिन जब सब कुछ अच्छा और खूबसूरत लग रहा था, तभी पहाड़ी पर अचानक एक बेकाबू गाड़ी आ जाती है। शांति भंग हो जाती है। क्रैश। इस टक्कर से नौकरानी और एडेन दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। नौकरानी जल्दी से अदब से माफी मांगती है, लेकिन एडेन ठंडेपन से जवाब देता है, दूर हटो, पीछे हटो। यह सब असल में इसलिए हुआ क्योंकि नौकरानी अनजाने में एडेन के बहुत करीब आ गई थी। विटनी के लंबे समय के दिमागी कंट्रोल ने उसके मनोवैज्ञानिक सदमे को जगा दिया था, जिसके कारण वो किसी के करीब नहीं आ सकता। आइरीन आगे बढ़ती है और नौकरों को पहले पीछे हटने के लिए कहती है। वो उसे दिलासा देने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है। हाँ, सही है। हमने सिर्फ कुछ ही बार बात की है और कहा है कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अभी के हालात देखकर लग रहा है कि हम वापस पहली रात पर आ गए हैं। लड़के को डराने के डर से आइरीन बस उसके बगल में बैठ जाती है। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। यह उस दिन की उनकी आखिरी बातचीत थी। आखिर कुछ प्रोग्रेस हासिल करने के बाद आइरीन नहीं जानती कि इस रिश्ते को कैसे संभाले। लड़के के सुरक्षा के एहसास को ठेस पहुंचाने के डर से वो उससे मिलने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए लड़का खुद को उस जगह देखने से रोक नहीं पाता जहां आइरीन अक्सर दिखाई देती थी। वो हर रोज मुझसे मिलने आती थी। उसके विचारों को नाइट भांप लेता है, तो वो मौके का फायदा उठाकर एक सवाल पूछता है, आप और आपकी पत्नी एक साथ क्या करते हैं? हा, खैर, तुम्हारी उम्र में तुम्हें साथ खेलना चाहिए या घोड़ों पर दूर दराज की जगहों पर जाना चाहिए? ये बातें सुनकर लड़का खुद को आइरीन की छवि के बारे में सोचने से रोक नहीं पाता। फिर वो जल्दी से मुड़ जाता है। इस बीच दूसरी तरफ लड़की हिचकिचा रही थी। वो साफ तौर पर उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसे डरा देने से डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन तभी वो लड़का सामने आ जाता है। उसकी आंखों के सामने एडेन ने यूं ही कहा, बहुत दिनों बाद मिले। आइरीन बहुत खुश थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई।
यह सुनकर एडेन का चेहरा लाल हो गया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं बस ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। अच्छा, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड तो उस तरफ नहीं है। आज पीछे वाले पहाड़ पर घुड़सवारी की ट्रेनिंग है, वहाँ जाने में ज्यादा थकान नहीं होगी। लड़की के होठों पर मुस्कान आ गई। क्या मैं साथ आ सकती हूँ? छोटी सी अनबन अब सुलझ गई थी। आइरीन समझ गई कि एडेन ने भी उसे याद किया था। यह लड़का थोड़ा प्यारा लगता है, लेकिन मुझे उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि आइरीन उसके साथ कदम नहीं मिला पा रही थी, एडेन ने मुड़कर पूछा भी कि क्या वो थक गई है। तो यह है एडेन का असली स्वभाव, एक शरीफ, आसानी से शर्मा जाने वाला और प्यारा सा यंग मास्टर। हमने यंग लेडी के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, जैसा आपने कहा था। नाइट ने पोल खोल दी। पहाड़ पहुंचते ही एडेन बुरी तरह शर्माते हुए और लगाम पकड़े हुए हकलाने लगा। मैं बस बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की थी, तो सोचा हाथ ढीले न पड़ जाए। वो छोटा लड़का उछलकर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। आइरीन हैरान रह गई। वो थोड़ा नाजुक और शांत रहने वाला लड़का असल में ऐसा भी कर सकता है। हाँ, एडेन शुरू से ही एक काबिल इंसान था। भविष्य में उसकी मार्शल आर्ट्स पूरे एम्पायर में सबसे ऊंचे दर्जे की होगी। वो एम्पायर पर राज करेगा। आइरीन खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाई। लड़की की तारीफ सुनकर एडेन ने गर्व से अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? यह जगह काफी समतल है, एक चक्कर लगाना अच्छा रहेगा। आइरीन के मन में एक वीर योद्धा की छवि कौंध गई। हाँ, मैं सवारी करना चाहती हूँ। लड़की के उम्मीद भरे हाव भाव देखकर लड़के के दिल की धड़कन और तेज हो गई। इसलिए लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, साथ चलने का इशारा करने के लिए। लेकिन लड़की झिझकी। उसे घुड़सवारी नहीं आती थी और एडेन के साथ सवारी करना शायद उसके ट्रॉमा को फिर से जगा दे। एक पल की झिझक के बाद आइरीन को एक तरकीब सूझी। फिलिप, मुझे घोड़े पर चढ़ाओ। लड़की नाइट के घोड़े पर चढ़ गई। लड़के के सिर पर एक बड़ा सा सवालिया निशान उभर आया। उसने अपने बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा, फिर उस लड़की को देखा जो किसी और के घोड़े पर चढ़ रही थी। न जाने क्यों उसे बहुत चिढ़ महसूस हुई। रोमांस से अनजान वो लड़का यह भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे किस बात पर चिढ़ हो रही है। हवा बह रही थी, घोड़ा दौड़ रहा था। लड़की बहुत मजे कर रही थी, जबकि वो लड़का बस भावहीन चेहरे से उसे देख रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे उसने अनजाने में आइरीन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था। साफ है कि मुझे अब भी दूसरों के छूने से सख्त नफरत है, बस उसके साथ ही ठीक लगता है। मैंने विटनी को काफी समय से नहीं देखा है। घुड़सवारी की ट्रेनिंग के बाद नाइट उससे बात करने आए, लेकिन लड़के की नजरों में सिर्फ आइरीन थी। उसने देखा कि आइरीन घर के सभी लोगों से अच्छी तरह घुल मिल गई थी। वो नाइट तो आइरीन का हाथ तक चूम रहा था। यह देखकर एडेन की नजरें कठोर हो गईं। वो मुझसे तो ऐसे दूर भागती है, लेकिन दूसरों से नहीं। क्या उसने नहीं कहा था कि हम दोस्त हैं? दूसरी तरफ विटनी पिछले 2 दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। यह अजीब औरत बार बार उससे अकादमी के बारे में पूछने आ जाती थी। वह यह भी कहती कि वह सीखने में धीमी है और उसका बहुत समय ले लेती थी। आखिरकार एक और बात, हमारी लेडी आपको ढूंढ रही है। उस वक्त आइरीन हॉल में सोच रही थी, एडेन कहानी का हीरो है तो जाहिर है कि वो बहुत काबिल है। विटनी की वजह से लोग उसे गलती से नाजुक समझते हैं, लेकिन 11 साल की उम्र में वो परिवार के मामले संभालने लगेगा। जो दौलत वह जमा करेगा वो पूरे एम्पायर को भी प्रभावित कर सकती है। अगर मैं एडेन में निवेश करने में मदद करूं, तो क्या मुझे तलाक के बाद अभी से ज्यादा नहीं मिलेगा? यह तो काफी अच्छा सौदा लगता है। यंग लेडी, मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रही थी। विटनी को पास आते देख आइरीन के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विटनी ने भी इशारा किया कि उसे भी आइरीन से कुछ कहना है, लेकिन तभी उसने आइरीन को कहते सुना, आज से तुम्हें एडेन पर और नजर रखने की जरूरत नहीं है।
इसका क्या मतलब है? व्हिटनी को एक पल के लिए समझ नहीं आता। मेरा मतलब है, तुम दाई माँ की अपनी भूमिका खत्म कर सकती हो। व्हिटनी से बात खत्म करने के बाद आइरीन आंगन से गुजरती है। किसी तरह एडेन लॉन पर गिर जाता है। इस तरह आइरीन एडेन को सोने का नाटक करते हुए देखती है। लड़की बहुत हैरान है। शादी के बाद यह पहली बार है कि मैंने चुपचाप इस चेहरे को देखा है, लेकिन वह पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। वह अब मुझसे बचता नहीं है। वह मुझे देखकर मुस्कुराता भी है। 28 साल की महिला की आत्मा सोचती है, मेरी आंखों को सच में सुकून मिल गया। मैं चाहे कितनी भी बार देखूं, यह एक परफेक्ट चेहरा है। सोने का नाटक कर रहा लड़का सोचता है, जैसा कि उम्मीद थी, आइरीन को मेरा चेहरा पसंद है। वह काफी देर से देख रही है। उसे पता था कि आइरीन उसे ही देख रही थी। अगर मैं ऐसे ही सोने का नाटक करूँगा तो आइरीन चुपचाप और पास आएगी। मैं उसका स्पर्श महसूस कर सकता हूँ, उसकी नजदीकी महसूस कर सकता हूँ। वह घिनौनी भावना नहीं है जो मुझे तब महसूस होती है जब दूसरे मेरे करीब आते हैं। आइरीन के साथ शारीरिक संपर्क से कोई समस्या नहीं होती और बहुत गर्मजोशी महसूस होती है, लेकिन इसी पल स्पर्श अचानक गायब हो जाता है। लड़का एक बार फिर इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें खोलता है, लेकिन लड़की का चेहरा इतना करीब है कि यह तुरंत लड़के को चौंका देता है, जिससे वह अचानक उठ बैठता है। इस प्रकार 10 साल के शादीशुदा जोड़े का गलती से किस हो जाता है। आइरीन घबराहट में अपना मुंह ढक लेती है और पीछे हट जाती है। एडेन सोचता है कि उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन लड़की को समझाते हुए देखकर घबराहट में वह अचानक समझ जाता है। अब तक बहुत से लोगों ने उसकी परवाह की, पर उन सब ने सिर्फ उसकी तलवारबाजी और पढ़ाई की फिक्र की थी। किसी ने भी कभी उसके मन की भावनाओं की परवाह नहीं की। आइरीन को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। करीबी दोस्तों के बीच एक छोटा सा किस तो चलता है, पर एडेन पलटकर पूछता है, तो क्या यह ठीक है? जो काम दोस्त करते हैं, मैं भी वो सब करना चाहता हूँ जो दोस्त करते हैं। वो लड़की कुछ नहीं बोलती। शायद उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। एडेन खुद पहल करता है और आइरीन का हाथ पकड़ लेता है। वो धीरे से बुदबुदाता है, तो मैं भी किसी का हाथ पकड़ सकता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। आइरीन ठीक से सुन नहीं पाती। एडेन, तुमने क्या कहा? तुम्हारा मेरी पत्नी होना वाकई बहुत कमाल है। आइरीन, जिसका हाथ उसने पकड़ रखा था, बुरी तरह शर्मा जाती है। वे ऐसे ही आंगन से गुजरते हैं और उन्हें देखकर नौकर हैरानी से चौंक जाते हैं। छोटे मालिक एडेन ने सचमुच उसका हाथ नहीं छोड़ा। चलते चलते एडेन अचानक फिर पूछता है, आइरीन, दोस्त एक दूसरे को गले कब लगाते हैं? मैं भी यह आजमाना चाहता हूँ। आइरीन को थोड़ी झिझक होती है। दोस्त हर समय गले नहीं लगते, पर एडेन की उम्मीद भरी नजरें देखकर जो इसे आजमाना चाहता था, आइरीन सोचती है, शायद इस मौके पर उसे और ज्यादा शारीरिक संपर्क आजमाने देना, किसी ऐसे के साथ जिस पर वह भरोसा करता है, भविष्य में उसे दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद कर सकता है। थोड़ी शर्मीली होने के बावजूद जश्न मनाते वक्त आइरीन उसे गले लगाने में पहल करती है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दिलासा देते हुए या एक दूसरे को हिम्मत देते हुए, तुम गले लगा सकते हो। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ा रही हूँ। उम्मीद है कि तुम भविष्य में अब अकेले नहीं रहोगे। एडेन एक पल के लिए उस एहसास में डूब जाता है। अचानक उसे कुछ याद आता है जो वह आइरीन को दिखाना चाहता है। वह आइरीन को अपने साथ दस्तावेजों से भरे स्टडी रूम में ले जाता है। मैं व्हिटनी के कंट्रोल से बचने के लिए यह सब खुद मैनेज करता हूँ। ओरिजिनल कहानी में एडेन ने 11 साल की उम्र में अपना निजी व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन असल में उसने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। बस उसे फंड्स सर्कुलेट करने का सही तरीका नहीं मिला था। एडेन, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारा इतना कहना ही मेरे लिए काफी है। हम इसे सच में लगता है कि मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। इसके तुरंत बाद वे दोनों बैंक पहुँचे। मैं यहाँ आइरीन के नाम से पैसे निकालने आया हूँ। जाहिर है आइरीन एक प्रीमियम क्लाइंट है जिसके लिए खास सर्विस है। हालांकि आइरीन अपने परिवार की लाडली नहीं थी, पर उसे शादी में काफी जायदाद मिली थी। तुम यह सब इस्तेमाल कर सकते हो। एडेन थोड़ा झिझकता है। उसे यह दौलत कबूल करने में शर्म आ रही है। यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। अगर तुम इस पैसे से कामयाब हो गए तो फिर क्या तुम मुझे और भी ज्यादा नहीं लौटा पाओगे?
आयरीन को यकीन है कि मैं जरूर कामयाब होंगी। बेशक मैं तुम्हारी तरफ हूँ। वैसे यह पहली बार है जब हम साथ बाहर जा रहे हैं। वापस जाने से पहले थोड़ा घूम फिर लें अपनी छोटी पत्नी के इस ऑफर के सामने। लड़का आखिरकार और शांत नहीं बैठ सका। आयरीन कितनी अजीब है, हम उम्र हैं, फिर भी वह हमेशा मुझसे बच्चों जैसा बर्ताव करती है। यह कहकर वह खुद आयरीन का हाथ पकड़ लेता है। इस तरह वह एक भरोसेमंद पति जैसा ज्यादा दिखता है। सड़क पर भीड़ भाड़ है, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरा हाथ मत छोड़ना। लेकिन उसके ऐसा कहने पर भी हाथ से हमेशा खुशी के ठीक बाद आते हैं। एडन गायब हो जाता है। आयरीन घबराकर पागलों की तरह उसे ढूंढती है। उसे अपने चारों तरफ सिर्फ अनजान बड़े लोग दिखते हैं। एडन, एडन, लड़की घबराकर उसे पुकारती है और ढूंढती है। वह पूरी सड़क पर उसे ढूंढती है और आखिरकार वह उसे एक कोने में मिलता है। लड़का एक कोने में सिमटकर दुबका हुआ था। लड़की घबराकर उसकी ओर भागती है। बस यह कुछ पल की जुदाई लड़के को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। उसे एक ऐसी बीमारी है जो उसे दूसरों को छूने से रोकती है। और तो और यह इस भीड़ भाड़ में हो रहा है। आयरीन समझ जाती है। अब वह समझी। एडन अब तक बस खुद को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर रहा था। एडन, अगर तुम जबरदस्ती कर रहे थे, मेरे साथ नहीं, सिर्फ तुम ठीक हो। दूसरों को छूना अभी भी बहुत मुश्किल है। मानसिक आघात इतनी आसानी से दूर नहीं होता। काफी देर सोचने के बाद आयरीन एक गुजारिश करती है। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, पर मैं हर बार वहाँ नहीं हो सकती। हालात जैसे अभी हुआ वैसा फिर से हो सकता है। इसलिए तुम्हें दूसरों को छूने में मदद करने के लिए, जैसे तुम मुझे छूते हो, चलो छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं। समय के साथ हम धीरे धीरे इस पर मिलकर काम करेंगे, ठीक है? पलक झपकते ही कई दिन बीत जाते हैं। जब उसने मानसिक आघात पर काबू पाने का प्रस्ताव रखा था, एडन की प्रतिक्रिया उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। लड़का अपना सिर झुकाकर अचानक सिर सहलाने के लिए कहता है। पता चलता है कि जब आयरीन ने उसे दूसरों के पास जाने का सुझाव दिया, तो लड़के ने भी एक गुजारिश की थी। हालांकि मैं इस पर तुरंत काबू नहीं पाऊंगा, पर हर बार जब मैं इसे सहूंगा तो मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तारीफ करो। आज जब नौकरानी का हेयर पिन गिरा तो मैंने उसे उठाने में मदद की। हालांकि मेरे शरीर को अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था, पर हाल ही में मेरा मूड काफी अच्छा था। नौकरों के बीच यह बात फैल गई है कि छोटे मालिक, जिनसे बात करना बहुत मुश्किल था, आजकल जब भी छोटी मालकिन को देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और उनके पीछे पीछे घूमते हैं। वह सच में बहुत प्यारे हैं। देर रात, क्या तुम छोटे मालिक को इतना पसंद करती हो? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगा तुम ये सब समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो। ये बातें हमारी मालकिन अब बड़ी हो गई हैं और प्यार को समझने लगी हैं। तुमने अभी क्या कहा? एडन मेरा दोस्त है। वह भी ऐसा ही सोचता होगा, क्योंकि आयरीन जानती है कि एडन की किस्मत में उसकी अपनी हीरोइन है। वह अभी बस सही समय पर उसकी मदद कर रही है ताकि बाद में वह इस सब से बाहर निकल सके। वैसे क्या दूसरे नौकरों ने बताया छोटे मालिक के माता पिता वापस आ रहे हैं? कुछ दिनों बाद आयरीन और एडन दरवाजे पर पहुंचते हैं, सुबह सुबह ड्यूक और डचेस का स्वागत करने के लिए। वे रईसों में भी रईस हैं। उनका हर शब्द और हाव भाव नपातुला लगता है। उनके लंबे समय बाद लौटने पर वे नौकरों की रिपोर्ट सुनते हैं। इसी पल व्हिटनी को आखिरकार एक मौका मिल जाता है। बेला इसके बारे में सुनती है, लेकिन इसे दिल पर लेती नहीं दिखती, बल्कि वह अपने बच्चे के लिए कोई चिंता नहीं दिखाती। लेकिन यह बात कि उसकी बहू काफी अलग मिजाज की है, उसके दिमाग में रह जाती है। पलक झपकते ही अगला दिन हो जाता है। आयरीन पहली बार परिवार के नाश्ते में शामिल होती है। माहौल खामोश और बोझिल है। एक साथ बैठे परिवार से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन डचेस के भावहीन शब्दों से आयरीन की सांसें थम जाती हैं। हालांकि लेडी इशारा करती है कि वह उसे अधिकार सौंप रही है, जिससे वह नौकरों के काम को फिर से बांट सकती है। आयरीन
समझ जाती है कि अगर यह काम ठीक से नहीं किया गया तो नौकरों में आसानी से नाराजगी पैदा हो सकती है। व्हिटनी भी यह सुनती है। उस रात वो अपनी राजदार को हिदायत देती है, अगर तुम नए काम के बंटवारे से नाखुश हो तो हंगामा खड़ा कर देना। हमें उस छोटी मालकिन को बताना होगा कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। और हुआ भी वही। अगले ही दिन भीड़ से विरोध की आवाजें उठने लगीं। क्या वे जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं क्योंकि वे व्हिटनी के गुट के हैं? आयरीन बिल्कुल भी नहीं घबराती। उसने उनके काम के प्रदर्शन की पूरी जांच पड़ताल की थी। वो तुरंत सबको उनके काम करने की जगह पर ले जाती है और उनकी लापरवाही दिखाती है, एक एक करके। क्या तुमने सच में अपना काम अच्छे से पूरा किया है? लेकिन बहस जारी रहती है। आयरीन को याद आता है जो एडन ने उसे पिछली रात बताया था। व्हिटनी तुम्हारी गलतियों को उकसाने की कोशिश करेगी। वो तुम्हें फंसाने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करेगी। साथ ही मेरी माँ जरूर हस्तक्षेप करेंगी क्योंकि यह तुम्हारी गलतियों को बड़ा दिखाने का एक तरीका है। और हुआ भी वही। व्हिटनी इसी को बहाना बनाकर डचेस को बुला लेती है। नौकरों में विवाद हो रहा है। लगता है छोटी मालकिन ने इसे ठीक से नहीं संभाला। अपनी सास के सवालों का सामना करते हुए माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी कुछ नौकर आगे आते हैं। असल में वहाँ मौजूद ज्यादातर नौकर एक के बाद एक कहने लगे, हम चाहते हैं कि छोटी मालकिन ही हमें संभालती रहें। भले ही वो छोटी हैं और उन्हें यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ, पर वो अक्सर हमारी बातें सुनती हैं। इस बार उन्होंने हमें हमारी काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा है। साफ है कि लोगों के दिल एक हैं। आयरीन को मान्यता मिल जाती है। आखिर तक व्हिटनी डचेस को समझाने की कोशिश करती रहती है, छोटी मालकिन की नीतियां शाही समाज के नियमों को बिगाड़ देंगी। अगर यह बात फैली कि साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है एक नासमझ छोटी लड़की की वजह से, तो क्या बातें नहीं बनेंगी। लेकिन बेला रुक जाती है। तुम्हें याद है जब एडन बचपन में बहुत बीमार पड़ा था? एडन इतना बीमार था कि हम उसे नजरअंदाज करके महल के कार्यक्रमों में कैसे जा सकते थे। क्या इतना बड़ा परिवार एक बच्चे की वजह से रुक जाएगा? बड़ों की परिषद पहले ही वारिस के रूप में उसकी काबिलियत पर सवाल उठाती है, और ऊपर से एक माँ जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकती। माँ, एडन अभी सिर्फ 3 साल का है। थप्पड़ ऐसा बर्ताव करोगी तो तुम्हें अगली डचेस कौन मानेगा? खुद को संभालो और एक डचेस की तरह पेश आओ, इससे पहले कि नौकर तुम पर हंसें। उस वक्त तुम 4 दिनों तक सोई नहीं थी, एडन की देखभाल कर रही थी। उसके बाद मैंने तुम्हें नौकरों को संभालने का अधिकार दिया, लेकिन मैंने यह काम तुम्हें इसलिए नहीं सौंपा था कि कोई और इसे संभाल नहीं सकता था, बल्कि एडन के लिए तुम्हारी सच्ची परवाह की वजह से सौंपा था। इसलिए मुझे यकीन था कि जहां मैं ध्यान नहीं दे सकती, वहां तुम नौकरों का भी ख्याल रख सकती हो। इसीलिए मैंने यह काम तुम्हें सौंपा था। मैंने तुम्हें जो सौंपा था वो लैनिस्टर घराने की इज्जत नहीं थी। उस रात नौकर की जांच रिपोर्ट सुनते हुए बेला आदेश देती है कि व्हिटनी के बर्ताव और उसके अतीत की भी जांच की जाए। उधर आयरीन भी सोच रही है कि क्या व्हिटनी की बातें बता दे। शायद डचेस उतनी पत्थर दिल नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है, लेकिन अगर उन्हें सच में अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है तो इससे उल्टा एडन को ही नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्हें यह मामला खुद ही समझना होगा। एडन ने बहुत लंबे समय तक सहा है। बड़ों को अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर सोचना चाहिए। हाल के दिनों में आयरीन को पता चलता है कि ड्यूक और डचेस के बीच का रिश्ता सच में बहुत खराब है। यह सुनकर कि एडन खाने के बाद ट्रेनिंग पर जा रहा है, बेला कुछ कहना चाहती है, लेकिन बात उसके होठों तक आकर रह जाती है। शायद आज का दिन भी अच्छा हो, आयरीन को कुछ अंदाजा हो जाता है। फिर वो बातों बातों में एडन का जिक्र करती है कि वो ट्रेनिंग के बाद हमेशा पीछे वाले बगीचे में टहलता है। और हुआ भी वही। यह सुनते ही बेला तुरंत वहाँ चली जाती है। असल में बेला एडन की बहुत परवाह करती है, लेकिन उसे जताना नहीं आता। उन्हें अजीब सी खामोशी में देखकर आयरीन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तो असल में मदद करना चाहती थी,
पर उसका सामना चुपचाप और भावहीन ड्यूक से हो जाता है। वो जल्दी से उसे अदब से नमस्ते करती है, पर वो वहीं बैठ जाता है जहां आइरीन अभी बैठी थी। यह देखकर आइरीन को फिर शक होता है। पिताजी, क्या आप यह लेना चाहेंगे? वह आदमी कुछ खामोश है। माहौल थोड़ा अजीब है। शुक्रिया। आखिर में वो चुपचाप उसे ले लेता है। आइरीन तो दंग रह गई। यह सच में एक उलझा हुआ प्रेम त्रिकोण है, पर अभी एडेन का मामला ज्यादा जरूरी है। एडेन उस पल सोच रहा है कि भले ही उसने नमस्ते तो कर दिया, पर उसकी माँ की नजरें उसे महसूस करा रही हैं कि उसे सीधे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। तभी वहाँ आइरीन आ जाती है। एडेन आखिरकार राहत की सांस लेता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए एडेन और उसकी माँ को साथ टहलने के लिए बुलाती है। बसंत के फूलों की पंखुड़ियाँ गिर रही हैं। बेला एडेन के सिर पर लगी पंखुड़ी को चुपके से हटाना चाहती है, पर किसे पता था कि एडेन डर के मारे कांप जाएगा, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। एक माँ होकर उसने अपने बच्चे को इतना डरा दिया। बेला के मन में कई ख्याल आते हैं, पर वो फिर भी माफी मांगती है। आइरीन जमीन से एक पंखुड़ी उठाती है और प्यार से लड़के के कान के पास रख देती है। उनकी मुस्कान देखकर बेला ने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। माँ, एक आपके ऊपर भी लगाते हैं। घर लौटकर बेला उस पंखुड़ी को संभाल कर रख देती है, पर उसके दिमाग में बस एडेन का डरा हुआ चेहरा घूम रहा है। उसकी आंखें भावनाओं से जम गईं। माई लेडी, अब आपको व्हिटनी की जांच के नतीजे बताती हूँ। गवाही है जो साबित करती है कि व्हिटनी बस इसी तरह। व्हिटनी की सारी हरकतें एक एक करके सामने आ जाती हैं। बेला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। टिमटिमाते तारों भरे आसमान के नीचे चीखें गूंजती हैं। यह सब यंग लेडी का झूठा इल्जाम है। मैंने सालों तक लेंस्टर घराने की वफादारी से सेवा की है। वो सब तो यंग मास्टर एडेन के लिए सिखाने के तरीके थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ऐसी चीजें सीखने पर मजबूर करने की? जुल्म सहने और जुल्म के आगे झुकने के तरीके। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जिंदा छोड़ना ही मेरा आखिरी रहम है। बस इसी तरह व्हिटनी को घर से निकाल दिया जाता है। और जो किसी को नहीं पता वो यह है कि लोगन बहुत देर से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। वो हमेशा की तरह अब भी कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखों की ठंडक छिप नहीं सकती। जब लोगन हॉल में वापस आता है तो अंदर कोई नहीं होता, पर अचानक बेला की आवाज आती है। तुम्हें भी एडेन के बारे में रिपोर्ट मिल गई होगी, है ना? वो आदमी सिर हिलाता है। तो तुम क्या सोचते हो? सब उसे एक संस्कारी बच्चा कहकर तारीफ करते हैं। तुम्हारी माँ को भी तो कठपुतली जैसे बच्चे पसंद हैं, है ना? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा खुद को मजबूर कर रहा था। वो डर में जी रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, पर वो अपने माँ बाप को बता नहीं सका। सब उन बातों की वजह से कि लेंस्टर घराने के वारिस की तरह बर्ताव करो। हमारा बच्चा अकेलापन झेलता रहा। वो आदमी खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, सही है। तुम ही तो हो जो सोचते हो कि कुछ ना करके और सिर्फ सहकर सब कुछ पाया जा सकता है। अब तुम किसी भी लेंस्टर घराने के सदस्य से ज्यादा वैसे लग रहे हो। यह फटकार सुनकर वो आदमी यादों में खो जाता है। मैं इतना बेवकूफ क्यों था? मैंने इतने प्यारे बच्चे को अपना मकसद पूरा करने का जरिया बना लिया। भले ही मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो, मैं कोई ऐसा बनना चाहता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सको। जब बेला अपनी सास की बातों और हरकतों के बारे में रोते हुए आई थी, तो वो मोमबत्ती की उस लौ की तरह बेबस था जिसे जरा सी फूंक भी बुझा सकती थी। उस वक्त वो सिर्फ अपनी पूरी ताकत से सह सकता था। मदद मांगती बेला का सामना करते हुए लोगन उसे सिर्फ इतना कह सका था, क्या तुम थोड़ी और देर सह सकती हो? मैं धीरे धीरे ताकत और रुतबा बना रहा हूँ। धीरे धीरे इस परिवार को अपना बना रहा हूँ, ताकि कोई हमें फिर से डरा न सके। तुम्हारी और हमारे बच्चे की हिफाजत के लिए। अब हम एक ऐसा परिवार हैं जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। अब मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की रक्षा कर सकता हूँ। उसने सोचा कि इतना ही काफी होगा। बेला फिर से बोलती है,
मुझे तुम्हारी चिंता की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन एडेन के साथ तुम इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह आदमी अब भी कुछ नहीं कहता, बस अपना सिर झुका लेता है। वह औरत बस ठंडी हंसी हंसती है। तो तुम्हारे लिए यह अब भी वैसा ही है। वह निराश होकर मुड़ती है और चली जाती है। हॉल में बस वह आदमी देर तक चुपचाप खड़ा रहता है। नौकरानी कमरे में लौटती है और आइरीन को भी यह बात बताती है, लेकिन आइरीन जानती है कि ड्यूक बस बहुत रूखे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी बात की ज्यादा परवाह नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह नहीं जानते कि दूसरों का सामना कैसे करें। डचेस का दिल तो कब का जम चुका है। यह स्थिति आइरीन को दुखी कर देती है। अगर यह परिवार थोड़ा और प्यार बांट पाता तो एडेन की जिंदगी असली कहानी से अलग हो सकती थी। अगले दिन एडेन को अपनी माँ से माफी मिलती है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी मुश्किल हो तो मुझे जरूर बताना। एडेन को अब हमारे तरीके सीखने की जरूरत नहीं है। तुम यह सोचकर शुरुआत करो कि तुम क्या चाहते हो, फिर अपनी पसंद चुनो। एडेन अब पहले जैसा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि वह क्या चाहता है। कोई जो एक दिन अचानक आया और मेरा बन गया, मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी और मेरी सच्ची मदद की। आइरीन के आने से पहले मैं यह सोच भी नहीं सकता था, पर अब ऐसा है जैसे मेरे पैरों में अब तक जमा हुई इतनी दूर चलने की भारी गंदगी धीरे धीरे झड़ रही है। मैं जो चाहता हूँ वह बस एक इंसान है। पलक झपकते ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। आइरीन ट्रेनिंग के दौरान एडेन का हौसला बढ़ा रही है और तलवारबाजी सीखने की इच्छा भी जताती है। यह सुनकर कि आइरीन तलवारबाजी सीखना चाहती है, बेला आइरीन से कहती है कि वह इसे सीधे सीख सकती है, वह उसे खुद सिखाएगी। इस बारे में बात करते हुए आइरीन को याद आता है, क्या पापा की तलवारबाजी एम्पायर में सबसे अच्छी नहीं है? तो पापा से हमें सिखाने के लिए क्यों न कहें? माँ, क्या आपने पापा का तलवार चलाते हुए वह शानदार अंदाज देखा है? लेकिन बेला को मनमोहक सुंदरता और फुर्ती याद आती है। अगर तुम उसकी अकेली नजरों से मिलो तो तुम दिनों तक उसके बारे में सोचते रहोगे। लेकिन अब वह इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता। यह देखकर आइरीन मुड़ती है और तुरंत पापा को ढूंढने जाती है। यह सुनकर लोगन कहता है, जैसा उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आइरीन उसकी भावनाओं का लिहाज नहीं करती। इतने व्यस्त होकर भी आप एडेन को छिपकर देखते हैं। आप माँ को इतना पसंद करते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? आखिर में ड्यूक को समझौता करना ही पड़ता है। लेकिन वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि आइरीन क्यों कहती है कि बेला उसे पसंद करती है। क्या तुम माँ को जानती हो? जब भी मैं पापा का जिक्र करती हूँ तो वह बहुत उदास दिखती हैं। न गुस्सा न नफरत, बल्कि जानबूझकर अपना दिल बंद कर लेती हैं। प्लीज माँ को अकेला मत छोड़िए। पापा की भावनाएं कितनी गहरी हैं, यह किसी से भी ज्यादा माँ जानना चाहती हैं। यह आपका असाइनमेंट है। आज रात माँ ने कहा कि वह ट्रेनिंग ग्राउंड जाएंगी। आपको वहाँ जाकर ईमानदारी से अपने दिल की बात कहनी होगी। पलक झपकते ही शाम हो जाती है। आइरीन छिपकर देख रही है, अंदर से बेचैन। भले ही उसने ऐसा कहा था, पर वह सोच रही थी कि पापा आएंगे या नहीं। नौकरानी देखती है कि लेडी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। माई लेडी, खुद पर ज्यादा जोर मत डालिए। लेकिन क्योंकि एडेन भी ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहा था, बेला को लगता है कि यह छोटी सी तकलीफ कुछ भी नहीं है। जैसे ही वह यह सोच रही थी, उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगती है। किसी पल लोगन उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। पता चलता है कि नौकरानी को भेज दिया गया था। माई लेडी, अगर आप कवच ठीक से नहीं पहनेंगी तो आपको चोट लग जाएगी। वह जानी पहचानी भावना बेला को यादों में डुबो देती है। यह तब की बात है जब वे नोबल्स से मिलने जा रहे थे। बेला ने बस धीरे से बुदबुदाया था, पहन नहीं पा रही हूँ। लोगन उसके पीछे आया था। उस सहज से इशारे ने बेला के दिल को बार बार धड़का दिया था। लेकिन अब उसे इस इंसान से अकेले उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह तो बस एक बेमतलब की मेहरबानी है। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? तुम अक्सर ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करती हो, है ना? तुम अभ्यास के लिए बहुत समर्पित हो।
अकेले तलवारबाजी, क्या तुम मेरा मार्गदर्शन नहीं करोगी? इस माहौल को देखते हुए आयरीन घबरा जाती है। ओह नहीं, क्या मैं उन्हें लड़ने के लिए उकसा रही हूँ? लोगन काफी देर तक चुप रहता है, अपनी पत्नी को देख रहा है, न जाने क्या सोच रहा है। लेकिन बेला सोचती है, बस ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं और चली जाओ। कह दो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं। मुझे फिर से निराश होने दो, मुझे हार मानने दो। लेकिन किसे पता था, वो आदमी फिर भी उसके सामने आ जाता है। मैं सिर्फ अपना बचाव करूंगा, हमला नहीं। तुम जैसे चाहे वार कर सकती हो। हथियारों के टकराने की आवाज सुनकर आयरीन बहुत चिंतित है। उसी पल बेला लड़खड़ाती है और लगभग गिर ही जाती है। खुशकिस्मती से लोगन उसे समय पर पकड़ लेता है। माई लेडी, क्या आप ठीक हैं? छोड़ो मुझे। बेला गुस्से में उसे सीधे धक्का दे देती है। उसकी कांपती हुई आवाज में, मैं अक्सर हमारे तलाक के बारे में सोचती हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो वो बच्चा बिना किसी की परवाह के बड़ा नहीं होता। अब चिंता मत करो। तुम बच्चे की परवाह करो या न करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि एडेन अपने माता पिता के तलाक का बोझ उठाए। इतना कहकर वो फिर से तलवार लेकर आगे बढ़ती है कदम, लेकिन मैं उसे अब लैनिस्टर नाम से बंधने नहीं दूंगी। तुम और मैं कोई मायने नहीं रखते। वो बच्चा जिसे तुम्हारी तलवार भी नहीं बचा सकी, अब मैं उसे अपनी ताकत से बचाऊंगी। बहुत ज्यादा बेचैनी की वजह से बेला अपनी तलवार ठीक से नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन उसी पल लोगन अचानक तेजी से उसकी कलाई पकड़ लेता है। जोर इतना ज्यादा होता है कि वे दोनों एक साथ गिर पड़ते हैं। आयरीन की कही बात याद करते हुए, जो इंसान सबसे ज्यादा जानना चाहता है वो माँ है। लोगन अपना सिर झुकाता है। मैं तुमसे बचता रहा क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे देखना नहीं चाहते। क्या मतलब है इसका? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें लैनिस्टर घराने की हर चीज सहनी पड़ती है, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि कम से कम तुम्हें यह न सहना पड़े कि मेरी वजह से तुम हमारे बेटे को न देख पाओ। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। बेला अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसे बीच में ही टोक दिया गया। मैंने एक पल के लिए भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया। तुमने क्या कहा? मुझे हमारे बीच की वो खूबसूरत यादें हमेशा याद रही हैं। जब तुमने बड़ी शान से किसी मार्क्विस की बेटी की चुनौती को टाला था जिसका नाम तक तुम नहीं जानती थी, जिस तरह तुम दस्तावेजों पर ध्यान लगाती थी, वो मुस्कान जो तुम्हारे चेहरे पर थी जब तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इन सब ने मुझे एक सुकून का एहसास दिया। नहीं, रुको और मत कहो। एक पल के लिए बेला का दिमाग सुन्न हो जाता है। अगर कोई चीज है जिससे मैं नाखुश हूँ तो वो मैं खुद हूँ, जो तुम्हारे इतनी मेहनत करने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। मुझे पता है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बेला जल्दी से भाग जाती है, उस आदमी को देखते हुए जो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जंग से लौटा हो। आयरीन सोचती है कि क्या उसे दिलासा देना चाहिए, और दूसरी तरफ बेला का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तुम मुझे लोगन बुला सकती हो। उस जवान लड़के की छवि उसके दिमाग में आती है। कुछ दिनों बाद एडेन खुशी खुशी अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर रहा है कि वो साथ आई बाहर घूमने के लिए। दोनों बच्चों को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देखकर बेला को वो मंजर फिर याद आता है। इतने सालों तक उन ख्यालों को गुस्से में काटने के बाद फिर से अब अचानक ये मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं उस इंसान का सामना कैसे करूं? मुझे नहीं पता। माँ, हम पहुंच गए। दोनों कुछ चिंता के साथ बेला को देखते हैं। इस पल उसका चेहरा लाल है और सांसें तेज। माँ, उठो, आपका शरीर जल रहा है, जल्दी किसी को बुलाओ। ठीक उसी पल गाड़ी का दरवाजा अचानक खुलता है। लोगन न जाने कैसे यहाँ आ जाता है। वो आदमी दहाड़ता है, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। फिर चिंता में बेला को उठाकर एक कमरे में ले जाता है। डॉक्टर की जांच का नतीजा आता है। ऐसा लगता है कि लंबे समय की थकान और बहुत ज्यादा तनाव ने धीरे धीरे उसके शरीर को तोड़ दिया है। अगर उसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो शायद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। वो आदमी सुन पड़ जाता है। वो बिस्तर पर अपनी पत्नी को देखने के लिए मुड़ता है और अब खुद को रोक नहीं पाता।
बिस्तर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। देर रात बेला की आंख खुलती है। बुखार तो उतर गया है, लेकिन फिर भी दवा ले लेना बेहतर है। बेला उस आदमी को देखती है। तुम इसमें काफी माहिर हो। क्या तुमने यह पहले भी किया है जब तुमने एडन को जन्म दिया था? मैंने ही तुम्हारी देखभाल की थी। उसके बाद मुझे पूर्व डचेस ने बुला लिया और मुझे जाना पड़ा। बेला को अचानक एहसास होता है कि उसने उस औरत को कभी माँ नहीं कहा। मैं एक नाजायज औलाद हूँ। उसे भी पसंद नहीं था कि मैं उसे माँ बुलाऊं। उसने एक बार कहा था कि उसके लिए मैं उसके साथ हुए धोखे का सबूत जैसा था। शायद इसीलिए हमारा परिवार एक दूसरे से प्यार करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी सोच सही है। अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो तुम इस तरह थक कर चूर न होती। लेकिन अब बेला समझ गई है, इसलिए तुम मुझे प्यार करते हो यह भी नहीं कह पाए और मैं इस बात पर तुमसे निराश थी। बेला, ऐसा मत सोचो। तुम्हारे साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। अपने पति को देखते हुए, जो पिछले कुछ सालों में एक अजनबी की तरह रहा है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा है तो मैं हार नहीं मानती। इस शांत गहरी रात में उनके दिल करीब आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी जवानी के दिनों में लौट आए हैं, जब वे एक दूसरे पर भरोसा करते हुए दीवानों की तरह प्यार करते थे। लेकिन अफसोस, हमने एक दूसरे को न समझने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। चलो अब एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत लंबा जीना होगा, ठीक है? तो क्या हम तब से शुरू कर सकते हैं जब तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी? अगले दिन आयरीन क्लीन शेव ड्यूक को हैरानी से मुंह खोले देखती रह जाती है। गुड मॉर्निंग पिताजी। नाश्ते के बाद ड्यूक और डचेस ने घोषणा की कि वे जल्द ही राजधानी छोड़ देंगे। बेला की तबीयत ठीक नहीं है। उसे आराम करने के लिए अपनी पारिवारिक जागीर में लौटना होगा। उनके जाने के बाद एडेन और आयरीन अपने माता पिता के सभी अधिकार और जिम्मेदारियां संभालेंगे और अपने भविष्य के लिए अपनी काबिलियत दिखाएंगे। हालांकि माता पिता के जाते ही आयरीन को एक चिट्ठी मिलती है। उसके परिवार की चिट्ठी, जिसमें साफ तौर पर उनका लालची चेहरा दिखता है, जो अपनी बेटी को एक सामान की तरह बेच रहे हैं। आयरीन की सफलता के बारे में सुनकर उन्होंने तुरंत जोर दिया, परिवार को मत भूलना। असली कहानी में आयरीन को यहाँ इसलिए भेजा गया था ताकि वह एडेन को काबू में रख सके। अब वह उन्हें कभी भी एडेन के काम में दखल नहीं देने देगी। एडेन और यूलिया की कहानी में दखल। अकेले सब कुछ संभालने के दिन बहुत व्यस्त होते हैं। इस दिन क्राउन प्रिंस रिक अचानक मिलने आते हैं। असली कहानी में वह और एडेन पार्टनर हैं। प्रिंस बेफिक्र हैं। उनमें जरा भी अकड़ नहीं है, जैसे कोई आम दोस्त पड़ोस में मिलने आया हो। आज उनका आना भी एक नौजवान की परेशानी को लेकर है। उनकी करीबी दोस्त क्लेयर की ड्रेस गंदी हो गई थी। उन्होंने तुरंत नौकरों को उसे बदलने का आदेश दिया। किसे पता था कि क्लेयर अचानक किसी वजह से गुस्सा हो जाएगी। प्रिंस की बड़ी बड़ी आंखों में शिकायत भरी है। असली कहानी पढ़ चुकी आयरीन समझती है। क्लेयर इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी माँ उसके तलवारबाजी सीखने के खिलाफ है। उसने एक बार कहा था कि वह रिक के ट्रेनिंग के कपड़ों से बहुत जलती है। तो भले ही ड्रेस सुंदर है, लेकिन जब वह धूल भरी हो जाती है तो उसे झाड़ना बहुत थकाऊ होता है। ऐसे में अगर वह ट्रेनिंग के कपड़े पहन ले, जिनके गंदे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह हल्का और आजाद महसूस करेगी। यह सलाह सुनकर प्रिंस बोल पड़ता है कि आयरीन कितनी होशियार है। फिर वह खुशी खुशी तुरंत लौट जाता है। लेकिन आज का आखिरी मेहमान ही वह है जो उन दोनों को चिंता में डाल देता है। जिसका डर था वही हुआ। वे बड़ों की परिषद से थे। बहुत पहले जब परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इन कुछ लोगों ने निवेश किया था। अब वे परिवार के मुनाफे में हिस्सा लेते हैं और अब तो नाबालिग एडेन सत्ता में है और ड्यूक और डचेस भी उसके साथ नहीं है। वे तुरंत नियंत्रण हासिल करने आ धमके। वे तो दीवारों की पेंटिंग्स और फर्नीचर की तरफ इशारा करके हुक्म दे रहे हैं कि उसे बदल देना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए। यह सब कुछ बढ़ाने के लिए है, उनका अपना प्रभाव और उससे होने वाला मुनाफा। और सच में सुबह सुबह ही कमरा शोरगुल और अफरातफरी से भरा है।
एल्डर लाइकन नौकरों को कई मूर्तियां अंदर लाने का हुक्म देता है। उसकी चाल घटिया मूर्तियों का इस्तेमाल करके परिवार के खातों में हेरफेर करने की है। लेकिन किसे पता था कि उसके सामने वाला बच्चा बहुत सख्त है। बजट को लेकर सब कुछ योजना के मुताबिक है। परिवार के सभी मामले पूरी तरह संभाले जा रहे हैं। मैंने किसी भी मूर्ति को खरीदने का ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए मैं मान सकता हूँ कि ये सब तोहफे हैं। एल्डर लिसेन के तोहफे। सही कहा, पर उम्मीद के खिलाफ इस एल्डर का गुस्सा बहुत तेज है। वो सीधे अपना आपा खो देता है और लगभग आयरीन को चोट पहुंचा ही देता, पर आखिर में खुद को रोक लेता है और मूर्तियों को वापस भेजने का आदेश देता है। दरअसल एल्डर्स इतने उतावले इसलिए हैं क्योंकि उनके बिजनेस ठीक नहीं चल रहे और एडन की उम्र उनके लिए दखल देने का एक बहाना है। आयरीन अपने माता पिता से मदद लेने का सुझाव देती है, लेकिन एडन के पास पहले से ही एक प्लान है। वो इसे खुद सुलझाना चाहता है, इसलिए उन्हें पहले अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए। अब एडन को देखकर वो लड़का जिसे कभी बुरे सपने आते थे अब बड़ा हो रहा है और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसी पल आयरीन भी एक फैसला करती है। वो एडन की गलतियां ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती है। सबसे पहले ये गुस्सैल एल्डर। सुबह सुबह उसे आयरीन से एक धमकी भरा खत मिलता है, जिसके अंदर उसकी रिश्वतखोरी के सबूतों की पूरी जानकारी होती है। और जैसा सोचा था, कुछ बातें करने के बाद उसका गुस्सा धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगता है। आयरीन पहले से ही जानती है कि वो उन लोगों में से है जो कमजोरों के साथ सब्र नहीं रख पाते, इसलिए शायद थोड़ी चोट लगे, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही एल्डर की छड़ी गिरने वाली होती है, एक हाथ अचानक उसे धक्का दे देता है। वो एडन है। वो न जाने कैसे यहाँ आ गया। एडन के सिर पर खून देखकर आयरीन बुरी तरह डर जाती है। उसकी आवाज से सब लोग वहाँ आ जाते हैं। आयरीन अपने दुख और गुस्से को दबाती है। एल्डर हो या कोई और, तुमने असली वारिस को घायल करने की हिम्मत कैसे की? लैनिस्टर घराने के वारिस को। सब लोग अभी यहाँ से निकल जाओ। जल्द ही डॉक्टर जांच पूरी कर लेते हैं। खुशकिस्मती से जान को कोई खतरा नहीं है, बस घाव पर नजर रखनी होगी। आयरीन अब भी पूरी तरह कांप रही है। इस समय तो एडन को ऑफिस में काम करना चाहिए था। वो यहाँ क्यों आया? दरअसल एडन को आयरीन के इरादे का पहले ही पता चल गया था। लड़ाई में चोट को कम करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसे लगा कि उसका घायल होना आयरीन के घायल होने से ज्यादा असरदार होगा, और उसने नौकरों को नजर रखने और खबर देने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद एडन और आयरीन को खबर मिलती है कि युवराज उनसे मिलने आना चाहते हैं। दोनों के मन में तुरंत एक ख्याल आता है, मोना जाकर मेकअप और पट्टियां ले आओ। और फिर युवराज की आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब कैसे हो गया? आयरीन सिसकती है। मैं आपके आने से बहुत खुश हूँ, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, एडन अभी झुक नहीं सकता। युवराज गुस्से में है। जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे सोचे हुए से भी बदतर होगा। आयरीन फिर से सिसकती है। हमारी ताकत बहुत कम है। युवराज गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाते हैं, यह कहते हुए कि वो खुद महाराज सम्राट को इसकी रिपोर्ट करेंगे। एडन के पास कहने को कुछ नहीं है। उसका इरादा इस बात को इतना बड़ा बनाने का नहीं था। हालांकि बीमार होने पर आयरीन की इतनी देखभाल, यह एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो आयरीन को देखता है, आयरीन एक गंभीर चेहरा बनाए रखती है। इस दौरान मैं बहुत दुखी और डरी हुई थी। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें बीमार होना अच्छा लग रहा है? आयरीन भाग जाती है। एडन जानता है कि उसने गड़बड़ कर दी और आयरीन को गुस्सा दिला दिया। क्या वो कल तक शांत हो जाएगी? अगर आयरीन उससे दूर हो गई तो उसका कोई दोस्त नहीं रहेगा। आयरीन भी परेशान है। वो उस पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि वो अपना ख्याल नहीं रखता, आयरीन को बहुत दुख होता है। वो परेशान होकर लेट जाती है। उसे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे एल्डर्स से निपटने में एडन की मदद करनी चाहिए एक साथ, लेकिन वो इन दुख भरी भावनाओं को क्यों नहीं मिटा पा रही है? आयरीन अचानक एडन की आवाज आती है।
उसे बस इस तरह देखने से ही वो उसे बहुत याद कर रहा है। वो लड़का देखता है आइरीन फिर से सोने का नाटक कर रही है। वो उसे धीरे से छूना चाहता है। वो अंदर से थोड़ा दोषी और घबराया हुआ महसूस करता है। वो अच्छी तरह जानता है कि आइरीन कितनी दुखी थी उस समय, पर वो खुद आइरीन की देखभाल पाकर खुश था। दरअसल पिछली बातें तो बस आम तौर पर बुरी थी, लेकिन अब वो इतना कभी नहीं डरा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो इस बात से डरा हुआ है कि अगर आइरीन उससे दोबारा कभी नहीं मिली तो क्या होगा। लड़का कुछ देर रुकता है और फिर चला जाता है। उसकी बातों ने लड़की को थोड़ा छू लिया। मैं बहुत मतलबी थी। एडेन ने लंबे समय से दूसरों के सामने अपना दिल नहीं खोला है। जब वह ऐसी जिद करता है तो इसका मतलब है कि वो मुझ पर भरोसा कर रहा है। आखिर मैं ही तो हूँ जिसके सामने एडेन जिद कर सकता है। जैसे ही आइरीन लड़के एडेन को खोजने के लिए वापस भागती है, उसे सम्राट से एक आधिकारिक दस्तावेज मिलता है। पता चलता है कि हाल ही में सोशल सर्कल में हंगामा मच गया है। क्राउन प्रिंस ने आधिकारिक तौर पर सम्राट को लिंस्टर घराने के वारिस के घायल होने की सूचना दी थी। इसका मौजूदा कुलीन वर्ग पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कल उन्हें आइरीन के साथ महल जाना है। वो अभी भी गुस्से में है। एडेन, लड़की लगभग भागते हुए वापस आती है। दस्तावेज पकड़े हुए लड़का भी उसे देखकर जम सा जाता है। लड़की को देखकर वह बुदबुदाता है, आइरीन मैं अब नाराज नहीं हूँ। पहले मेरी भी गलती थी। चलो साथ में अच्छे से तैयारी करते हैं। एडेन का दिल जो अब तक लटका हुआ था, आखिरकार शांत हो जाता है। आज वो फिर से तारीफ पा सकता है। अगले दिन सम्राट खुद पूछताछ में शामिल होते हैं। एडेन साफ साफ कहता है, मैं वो काम अच्छे से करना चाहता हूँ जो पिता ने मुझे सौंपा है। ऐसा करने के लिए मुझे एक सम्मानित वारिस के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वारिस का अनादर करने वाले व्यवहार को एक चेतावनी के तौर पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सम्राट भी कम उम्र में गद्दी पर बैठे थे, इसलिए उन्हें वैधता और सम्मान को महत्व देने वाले साम्राज्य में युवा उत्तराधिकारियों का अनादर करने वाले व्यवहार से सख्त नफरत है। लाइसन ने साम्राज्य के सबसे मजबूत परिवार की वैधता की अवहेलना की थी। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, लाइसन को बड़ों की परिषद से निकाल दिया जाता है। इसी दिन एडेन क्राउन प्रिंस को भी धन्यवाद देता है इस मामले के लिए। यह तो होना ही था, प्रिंस इस तरह जवाब देते हैं। वो असल में जानता है कि एडेन की चोट उतनी गंभीर नहीं थी, तो फिर उसने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है। क्या मेरा दोस्त नहीं तुम हो? चाहे मैं हूँ या क्राउन प्रिंस, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। तुम भी तो क्राउन प्रिंस को नापसंद नहीं करते हो, है ना? लेकिन क्राउन प्रिंस से मुझे तुम्हारे जैसी फीलिंग नहीं आती। एडेन की उलझन से आइरीन को हंसी आ जाती है। तो फिर हम वाकई में बहुत कीमती दोस्त हैं। एडेन समझ जाता है, तो दोस्त एक दूसरे के लिए इतने खास हो सकते हैं। इसके बाद पलक झपकते ही 3 साल बीत जाते हैं। एस्टेट का मैनेजमेंट धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाता है। इन 3 सालों में कई चीजें स्थिर हो गई हैं। एडेन भी धीरे धीरे एक मैच्योर आदमी जैसा बनता जा रहा है। इसी दौरान क्राउन प्रिंस ने अपनी अच्छी दोस्त से शादी कर ली। हर कोई इस बारे में बातें करता है कि प्रिंस उसे कब से पसंद करने लगे थे। एडेन को समझ नहीं आता कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। वो दोनों पहले से ही बहुत करीब थे। करीब होना और अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा करना दोनों पूरी तरह से अलग बातें हैं। प्रिंस की बातों से उस भोले लड़के को कुछ बातें समझ आने लगती हैं। वो और लड़की बेशक पहले दोस्त थे, लेकिन अब वो उसके लिए दोस्त से बढ़कर है। वो उसकी जिंदगी भर की साथी है। तो एडेन, तुम आइरीन के बारे में कैसा महसूस करते हो? इस अचानक सवाल से एडेन कुछ पल के लिए चौंक जाता है। लड़की की छवि के बारे में सोचते हुए उसका दिमाग कुछ हद तक सुन्न हो जाता है। जब तक वह ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचता है, तब भी वह हैरान परेशान दिखता है। आइरीन को भी कुछ अजीब लगता है। वो उसका दिमाग साफ करने के लिए मुकाबला करने का सुझाव देती है।
इन 3 सालों की ग्रोथ ने आयरीन की तलवारबाजी को भी काफी निखार दिया है। लेकिन अपने हीरो वाले ऑरा के साथ एडेन की तुलना में वो अभी भी बहुत पीछे है। फिर भी अपनी तलवार घुमाते हुए एडेन अचानक रुक जाता है। अगर वह अपनी आदत के अनुसार जवाबी हमला करता है तो आयरीन को चोट लग जाएगी। और इसी एक पल की झिझक के कारण जब एडेन पीछे की ओर हटता है, वो सीधे सीधे हार जाता है। पीछे से साथियों की हंसी आती है, लेकिन एडेन को आयरीन के अभी के हमले की चिंता है। इतना खतरनाक मूव अगर तुम्हें चोट लग जाती तो। एडेन मुझे चोट नहीं लगने देगा। मैंने भी अपनी रणनीति अपने विरोधी की हालत देखकर बनाई थी। यह सुनकर एडेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अच्छा तो फिर उठो। आयरीन एडेन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर तभी एडेन खो जाता है। क्राउन प्रिंस की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। तुम आयरीन के बारे में कैसा महसूस करते हो? अचानक इस एहसास से लड़का चौंक जाता है। उसका बढ़ता हुआ हाथ झिझक जाता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अभी हुई अपनी गलती पर मजाक करता है, जैसे कोई आसपास न हो। वो खुद ही खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है और पीठ घुमाकर कहता है चलो। पर आयरीन को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो हैरान और थोड़ी परेशान थी। अभी अभी एडेन ने जानबूझकर मेरा हाथ नहीं पकड़ा है ना? फिर अगले दिन एडेन, क्या हम टहलने चलें? ऐसा कहते हुए वो जानबूझकर उसके करीब आकर सटने की कोशिश करती है। एडेन अचानक अपना हाथ झटक देता है। वो उसकी तरफ देखे बिना अपनी गर्दन खुजाने लगता है। फिर उसके अगले दिन सुबह एडेन, तुम्हारे बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। बिना किसी शक के लड़का फिर से बच निकलता है। यह सब आयरीन को पागल कर रहा था। देर रात तक वो इसी बारे में सोचती रहती है। पिछले 3 सालों में एडेन ने बहुत मेहनत की है ताकि वो दूसरों को छूने की आदत डाल सके। अब वो पहले जैसा शर्मीला और संवेदनशील लड़का नहीं रहा। भले ही वो अब भी दूसरों के छूने से हिचकिचाता है, पर मेरा छूना उसके लिए खुशी की बात थी। क्या उसने नहीं कहा था कि मेरा हाथ पकड़ने से उसे शांति मिलती है? पहले तो वो खुद मुझे गले लगाना चाहता था। आयरीन गुस्से में अपने पैर पटकती है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता? अगर ऐसा है तो उसे मुझे बताना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बताना ही नहीं चाहता? आयरीन अपने होंठ भींच लेती है। उसे लग रहा था जैसे वो फिर से वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था। वहीं दूसरी तरफ लड़का भी परेशान था। आयरीन को छूना पहले तो ठीक था, अब उसका शरीर इतना गर्म और बेचैन क्यों हो जाता है? यह सब प्रिंस की बातों की वजह से है। आयरीन के लिए उसकी भावनाएं वैसी नहीं थी जैसी वो जानता था। अगले दिन लड़की पूरी रात सोई नहीं थी। भले ही एडेन के पास कोई वजह हो, पर इस वक्त वो बहुत दुखी थी। आयरीन एडेन को किसी से बात करते हुए देखती है। वो सोच रहा था कि भले ही वो आयरीन से बच रहा है, छूने की ट्रेनिंग तो वैसे ही चलनी चाहिए। फिर वो जानबूझकर उस आदमी को थपथपाता है। वो मन में सोचता है वो यह सब जमा करेगा और बाद में एक साथ तारीफ मांगेगा। पर जैसे ही उसकी नजर घूमती है, वो अचानक चौंक जाता है। आयरीन न जाने कब उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। एडेन के पसीने छूट जाते हैं। लड़की एकटक एक ही जगह पर घूर रही थी। एडेन साफ साफ दूसरों के हाथ छू सकता है और उसने साफ साफ मुझसे दूरी बनाई थी। फिर भी वो बेफिक्री से दूसरों को छू सकता है। आयरीन पूरी तरह गुस्से में थी। लड़का भी डर के मारे झिझक कर पीछे हटता है। उसे लगता है कि वो पिट सकता है, इसलिए वो मुड़कर भागता है। पर अचानक लड़की उसे पकड़ लेती है। इन सालों की तलवारबाजी की प्रैक्टिस ने इस लड़की को भी तेज बना दिया था। एडेन, तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। पर लड़की के साथ पिछले कुछ दिनों से गलत हो रहा था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? एडेन को अब भी चुप देखकर, जैसे वो उसे नजरअंदाज कर रहा हो, आयरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुम सच में मुझे कुछ नहीं बताने वाले? तो फिर जो मर्जी हो वो करो। मुझे भी परेशान नहीं करना, ऐसे इंसान को जो मुझसे बच रहा है। लड़की जाने के लिए मुड़ती है। एडेन की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वो आगे बढ़ता है।
वो समझता है कि उसे अभी आयरीन को पकड़ना होगा, पर वो फिर रुक जाता है। उसे पकड़ने के बाद फिर क्या? वो क्या कहेगा? असल में लड़की भी इंतजार कर रही थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में कुछ नहीं कहेगा। एडन अब भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। और बस ऐसे ही अगले कुछ दिन एडन बेचैन रहता है, क्योंकि आयरीन ठीक उसके सामने बैठती है, पर उसकी तरफ सीधे देखती भी नहीं। आयरीन लड़का हकलाते हुए कुछ कहना चाहता है। पसीने से तरबतर होकर वो बहुत देर तक हिम्मत जुटाता है, पर लड़की की तरफ से कोई हरकत नहीं होती। लड़के को कुछ न कहता देख लड़की मुंह फेरकर चली जाती है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना यही बेरुखी चल रही थी। एक और दिन आयरीन काम कर रही थी। नौकर थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि हाल के दिनों में छोटे मालिक हमेशा आयरीन के पीछे छिपकर उसका पीछा करते रहते, बस चुपचाप। नौकरानियां छोटे मालिक के लिए कुछ कहना चाहती थी, पर आयरीन उन्हें सीधे मना कर देती, क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि एडन अब तक कोई सफाई देगा। उसने अपना गुस्सा इतना साफ जाहिर कर दिया था, फिर भी एडन एक शब्द नहीं कह पाया। यह उसके पहले ऑफिस में नजरअंदाज करने से भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। 3 साथी इन्वेस्टमेंट के काम की रिपोर्ट देने आते हैं। हालांकि वे बड़े जोश में अच्छी खबर सुनाते हैं। एडन का चेहरा फिर भी उतरा हुआ था। इससे वे तीनों थोड़े असहज हो जाते हैं। तो आपके और छोटी मालकिन के बीच आखिर हुआ क्या है? असल में एडन भी जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों है। वो साफ साफ आयरीन को बताना चाहता था कि यह एक गलतफहमी है। वो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसे नापसंद करता है। पर जब बोलने की बारी आती है तो उसका दिमाग खाली हो जाता है। वो आयरीन से कितनी बात करना चाहता है, उससे आंखें मिलाना चाहता है, उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराना चाहता है, पर ऐसा सोचते ही उसका दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगता है। उधर आयरीन, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। हालांकि वो ऐसा कहती है, पर उसे इतना बेचैन देखना बहुत प्यारा लग रहा था। आयरीन का दिल फिर पिघल जाता है। वैसे भी वो पहले ही समझ गई थी कि एडन उसे नापसंद करने की वजह से दूर नहीं भाग रहा। हालांकि उसे वजह नहीं पता थी, पर उसके पास एक तरीका था। 3 साल पहले की उस घटना के बाद एडन को उसके सोते हुए में अपनी भावनाएं जाहिर करने की आदत हो गई थी। इसलिए जब उसे एडन के मन की बात जाननी होती तो सोने का नाटक करना एक अच्छा तरीका था। आजकल नींद पूरी नहीं हो रही, बहुत थक गई, मैं सो गई। सिप कर देख रहे एडन ने यह देख लिया। वो धीरे धीरे पास आता है। आयरीन अब भी सोच रही थी, हाँ एडन जल्दी आओ। लड़का आखिर सावधानी से लड़की के पास आता है। एक लंबी खामोशी के बाद वो फुसफुसाता है, आयरीन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुखी किया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हारे कितने करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आयरीन मेरी बहुत कीमती दोस्त है, पर मेरा दिल धड़कता ही रहता है। मुझे डर है कि मैं कोई गलती कर दूंगा। यह सुनकर आयरीन को कुछ कुछ समझ आ जाता है। हाँ, एडन अब अपनी किशोरावस्था में है। यह वो उम्र है जब उलझन होती है कि दोस्तों के साथ कितने करीब रहा जाए। पर कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। हे भगवान, कितनी प्यारी वजह है। वसंत के फूल की एक पंखुड़ी आयरीन के होठों पर आ गिरती है। लड़का उसे देखकर सावधानी से हटा देता है, पर उस पंखुड़ी को देखकर उसे न जाने क्यों जलन होने लगती है। वो मुड़कर आयरीन को देखता है। आयरीन अब भी सोच रही थी ये क्या कर रहा है, पर लड़का धीरे धीरे करीब आ चुका था। वो किशोर लड़का चुपके से उसे चूम लेता है। आयरीन की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं, पर इसी पल वो झट से अपनी आंखें फिर बंद कर लेती है। ये हो क्या रहा है? लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। एडन के जाने के बाद आयरीन आंखें फाड़े उठ बैठती है। क्या वो पागल है? वो सच में मुझे पसंद करता है, पर ये तो उस तरह का पसंद है। आयरीन बेचैनी से बैठी लगातार सोचती रहती है, पर उसे बस होठों के स्पर्श का एहसास ही याद आ रहा था। इससे उसका चेहरा फिर लाल हो रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों शर्मा रही है। इन 3 सालों में उसने यह सब अनुभव किया है।
इस बार तो बस होठों का स्पर्श था। उसे लड़के के जाते हुए कहे शब्द याद आते हैं। हाँ, यही वो चीज है जो मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूँ। लड़की समझ जाती है, इस बार यह कोई गलती नहीं थी। उधर एडन भी एक तरफ भागकर जोर जोर से हाफ रहा था। उसे हमेशा खतरे का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जल्दबाजी में भाग आया। आयरीन ने पहले साफ कहा था कि दोस्त कभी कभी एक दूसरे को किस कर सकते हैं, पर वो जितना चुमता है उतना ही और क्यों चाहता है वो वापस जाकर फिर से आयरीन का हाथ पकड़ना चाहता है, पर वो तो दोस्त हैं। उसे फिर से राजकुमार की कही बात याद आ जाती है। वो ख्यालों में खोया था कि अचानक चौंक गया। ये देखो, मुझे आखिर वो कविता संग्रह मिल ही गया। ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। तुम्हारी ड्रेस के घेरे की हिफाजत करता, तुम्हारी पलकों पर गिरते बर्फ के फाहे, तुम्हारी उंगलियों को छूती फूलों की कलियां, तुम्हारे माथे को छूकर गुजरती हवा। काश ये सब मैं बन पाता तो कितना अच्छा होता। ओ मेरी महबूबा, मेरा दिल तुम्हारे लिए किसी ढोल की तरह धड़कता है मेरी महबूबा। एडेन के मन में आयरीन की तस्वीर उभर आती है। तो बात ये है, वो आयरीन के साथ दोस्ती से बढ़कर रिश्ता चाहता है। वो लड़का उस रोमांटिक कविता को सुन रहा है। कविता सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। आयरीन का अक्स उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो आयरीन को छूना चाहता है। वो आयरीन को हमेशा के लिए गले लगाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके माथे को छूने वाली हवा भी वो खुद बन जाए। काश आयरीन भी ऐसा ही महसूस करती। कुछ दिनों बाद बेचैन आयरीन काम करने में असमर्थ सोफे पर ढह चुकी है। एडेन कितनी अच्छी तरह से बड़ा हो गया है। वो धीरे धीरे एक मर्द बन रहा है और वो एडेन उसे सच में पसंद करता है। ये सोचकर उसका दिल कैसे न घबराए, पर क्या ये सच में ठीक है? उसकी ये भावनाएं तो तब आनी चाहिए थी जब हीरोइन यूलिया सामने आती। आयरीन को अचानक थोड़ा अजीब लगता है। तो मतलब एडेन की अभी की भावनाएं एक दिन गायब हो जाएंगी। किसी दिन, है ना? वैसे भी उनका तलाक तो होना ही है। जवानी की उम्र में किसी को कुछ समय के लिए पसंद करना शायद कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और सिर्फ वो लड़का अकेला अंदर आता है। लड़के की आंखों और होठों को देखकर आयरीन अचानक घबरा जाती है। ये बहुत बुरा है। अब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, ये जानते हुए भी कि ये सही नहीं है। वो एडेन को और ज्यादा पसंद करने लगी है। लड़का गंभीर भाव से कहता है, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, पर मुझे कुछ कहना है। आयरीन का दिल और भी तेजी से धड़कता है। नहीं, अगर इसने अभी इजहार कर दिया तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या जवाब दूं। पर असल में एडेन उसे क्राउन प्रिंसेस की दावत का न्योता देता है। चलो ठीक है। आयरीन के होश आखिरकार ठिकाने आ ही गए। एडेन, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? लड़का ईमानदारी से सिर हिलाता है, जैसे वो माफी मांगना चाहता हो। आयरीन शरारत से मुस्कुराती है। तो फिर माफी के तौर पर तुम्हें मेरा कहाँ मानना होगा। इस पल लड़के को एहसास नहीं है कि उसका बुरा सपना बस शुरू ही होने वाला है। दावत से एक दिन पहले एडेन एक लड़की की तरह शर्माता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। आयरीन हैरानी से देखती रह जाती है। वाकई असली मर्द गुलाबी रंग ही पहनते हैं।